बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेहंदी की रात ही मेरे चचाज़ाद ने मेरी इज़्ज़त लूट ली। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे बेहोश करके अपनी इज़्ज़त से खाली कर दिया। जब मैं रुखसत होकर ससुराल गई तो शौहर ने रात को, मेरा नाम रुमैसा है। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हर लड़की अपनी शादी से खुश होती है। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे। सब लोग मुझे दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह करे तुम अपने ससुराल में बहुत खुश रहो। मगर मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद मुझे लगा कि ससुराल में खुश रहना तो बहुत दूर की बात। मैं ससुराल में कुछ दिन गुजार लूँ वही मेरे लिए अच्छा होगा। कुछ ऐसा हुआ था जिससे मेरा शौहर शादी की रात ही मुझे घर से निकाल देता और मुझे तलाक दे देता। मेरी सारी खुशियाँ चकनाचूर हो चुकी थीं। हमारे घर में मेरे पापा के दोस्त का बेटा रहता था। उसका नाम ज़ीशान था। ज़ीशान देखने में बहुत स्मार्ट था। मैंने उसे हमेशा भाई की नज़र से देखा था। हालांकि वो मेरा भाई नहीं था। वो ज़्यादातर मुझसे या किसी से बात नहीं करता था, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा जिससे मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग शक्ल से जैसे होते हैं अंदर से बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी ये सब करने की? मेरी मेहंदी की रात ही ज़ीशान ने मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जब उसने मुझे बेहाल कर दिया तो उसने मेरी कमर पर सिगरेट से कुछ लिख दिया जिसे मैं देख नहीं सकी थी, पर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। शादी की रात जब मेरे शौहर ने मुझे देखा तो उन्होंने मेरे साथ अपनी मोहब्बत ज़ाहिर की, लेकिन जब मेरे शौहर ने मेरी कमर पर वो अल्फाज लिखे हुए देखे जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए और वो रोने लगा। पिछले कुछ दिनों से घर में बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था क्योंकि मेरी शादी की तैयारियां चल रही थीं। मेरा रिश्ता मेरे पापा ने अपनी मर्ज़ी से किया था। जिसके साथ मेरी शादी हो रही थी वो सच में बहुत अच्छा था और सब लोगों को लगता था कि मैं उसके घर में बहुत खुश रहूँगी। वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मैं भी अपनी शादी से बहुत खुश थी। घर की सारी औरतें शॉपिंग करने के लिए गई हुई थीं। रोज़ाना ही कुछ न कुछ ख़रीदारी हो रही थी और बाबा और भैया तो काम पर होते थे। मेरी बड़ी बहन भी कुछ दिनों से हमारे घर रहने के लिए आई थी। उनके बच्चे छोटे थे, इस वजह से वो बाज़ार का काम नहीं कर सकती थी, तो मैं उनके बच्चों को अपने पास रोक लिया करती और अम्मी, भाभी और बाजी तीनों मिलकर बाज़ार चली जाती। मैं घर के दरवाजे को अच्छी तरह लॉक कर लेती थी क्योंकि मैं ज़्यादातर घर में अकेली रहती थी। कभी कभी ज़ीशान घर में होता था। वो लोग घर से बाहर सारा दिन मेरे लिए शॉपिंग करते रहते थे और शाम के टाइम तक ही वापस आते थे। मैं उन लोगों के लिए खाना बनाकर रख लिया करती और अपनी आपी के बच्चों का बहुत ख्याल करती। मैं घर के कामों से बहुत थक जाती थी, इसलिए अम्मी ने मेरी मदद के लिए एक नौकरानी का बंदोबस्त कर लिया। शाम के 5 बज रहे थे। नौकरानी अपने घर जा चुकी थी। मुझे बहुत सुस्ती हो रही थी, इसलिए मैं किचन में खड़ी चाय बना रही थी। आज ज़ीशान भी ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। वो भी किचन में आ गया और मुझे अपने लिए चाय बनाने का कहने लगा। मैंने उसके लिए भी एक कप चाय बना ली। वो मेरी ही उम्र का था, इसलिए मैं उसका नाम लिया करती थी। ज़ीशान चाय का कहकर किचन से वापस नहीं गया, बल्कि किचन में खड़े होकर मुझे उलझन भरी नज़रों से देखता रहा। पता नहीं क्यों आज वो मुझे बहुत घूर कर देख रहा था। मुझे उसकी नज़रों से कोफत हो रही थी। उसकी नज़रों में एक अजीब सी बात थी। मैंने उसे वहाँ से हटने के लिए कहा कि ज़ीशान तुम अपने कमरे में चले जाओ, मैं बेडरूम में ही तुम्हारी चाय लेकर आती हूँ। वो अपने कमरे में चला गया था, मगर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी
कि आज न जाने ज़ीशान को क्या हो गया है। चाय बनाने के बाद मैं उसके कमरे में चाय लेकर चली गई। वो सामने ही बेड पर लेटा हुआ था। उस टाइम उसने खाली जीन पहनी हुई थी, ऊपर से उसने शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी। मैंने उसे उस हालत में देखकर अपनी नज़रें झुका ली और मैं शर्मिंदा सी होकर चाय ट्रे में रखकर वापस जाना चाहती थी, मगर ज़ीशान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं उसकी इस हरकत को समझ नहीं पाई थी। उसकी हर बात मुझे अजीब लग रही थी। ऊपर से उसका मुझे देखने का स्टाइल मुझे डरा रहा था। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि ज़ीशान की हालत बहुत अजीब सी थी। वो हर टाइम गुमसुम सा रहता था, पता नहीं कहाँ खोया रहता था। घर में तो वो कभी पापा के साथ बातचीत भी कर लिया करता था, मगर आजकल वो उनसे कोई बात भी नहीं करता था। ऑफिस से आते ही खुद तो कमरे में बंद कर लेता। जब खाना खाने का टाइम होता तो खा लिया करता। हमें बार बार उसके कमरे से खाना खाने के लिए उसे नीचे बुलाना पड़ता। पता नहीं उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई थी। जब भी उसे कोई बुलाने के लिए आता तो वो चौंक जाया करता। अम्मी भी उसकी इन हरकतों को काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी। जब वो इस बारे में पापा से कहती कि ज़ीशान को पता नहीं क्या हो गया है, वो बिल्कुल ही बदल कर रह गया है। घर में होते हुए भी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता और आजकल वो हम लोगों के साथ बैठकर कोई बातचीत नहीं करता। इससे पहले कि ज़ीशान मुझे कुछ कहता तभी दरवाजे के बजने की आवाज़ सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गई। आज अम्मी, भाभी और बाजी सब लोग मार्केट टाइम से पहले ही आ गई थी। वो कहने लगी कि आज तुम्हारे ससुराल वालों ने हमारे घर आना है, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। मैं उन लोगों के साथ कुछ देर बैठकर अपने कमरे में आ गई और फिर लगातार मैं ज़ीशान के उस रवैये के बारे में सोच रही थी। मेरे दिमाग में उसकी हरकतें बार बार घूम रही थी, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी उलझनें बढ़ती ही जा रही थी और अब तो मेरी शादी के दिन भी करीब आ गए थे। मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही रह गया था। आहिस्ता आहिस्ता ये 1 महीना भी गुजर गया। मेरी मेहंदी का दिन आ गया। उस दिन मैं अपने कमरे में थी, तभी मेरी माँ ने कहा कि वो लोग थोड़ी देर में मेहंदी की रस्म करने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों को तैयार होकर हॉल में जाना होगा, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन हॉल में था। मेरी मेहंदी होने वाली थी। मुझे आज सुबह से ही बुखार था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सर्दियों के दिन चल रहे थे। पानी में ज़्यादा हाथ मारने की वजह से मुझे ठंड लग गई थी, इसीलिए मुझे बुखार हो गया और ज़ुकाम भी हो गया। हम लोग एक साथ हॉल में गए। वहाँ पर मैं और मेरे होने वाले शौहर, हम दोनों की मेहंदी हुई थी। सब लोग बहुत खुश थे। हम सब ने मिलकर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक की थी। मेरे होने वाले शौहर का नाम अहमद था। देखने में बहुत हैंडसम और पढ़ा लिखा लड़का था। अहमद मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। मैं भी उसे देखकर शर्मा रही थी, क्योंकि मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अचानक ही मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सारे मेहमान हॉल में ही मौजूद थे। हम लोगों ने हॉल इसलिए बुक करवाया था क्योंकि ज़्यादातर मेहमान, उनके लिए हमारा घर छोटा था। अम्मी ने मेरी तबीयत पूछी तो मुझे बहुत तेज़ बुखार था। अम्मी ने मुझे ज़ीशान के साथ गाड़ी में घर भेज दिया, क्योंकि हॉल में तो मुझे आराम नहीं मिल सकता था। अम्मी ने कहा तुम घर जाकर आराम से सो जाना, क्योंकि कल तुम्हारी रुखसती है और इस खुशी के मौके पर तुम्हारी तबीयत ख़राब होना अच्छा नहीं। अम्मी ने ज़ीशान से कहा कि तुम रमैसा को छोड़कर वापस आ जाना। ज़ीशान मुझे गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ने के लिए आ गया। ज़ीशान बार बार मुझे ही देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमारा घर आ गया। ज़ीशान भी मेरे साथ घर के अंदर आ गया। मुझे लगा शायद इसका कोई सामान रह गया होगा, लेकिन उसने घर में आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। मैं तो सीधा अपने कमरे में चली गई।
मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था, मैं बुखार से जल रही थी। मुझे अभी दवाई भी खानी थी। ज़ीशान और मैं घर में अकेले थे। घर में हम दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। मैं अपने कमरे में खड़ी दवाई ढूंढ रही थी जो मुझे नहीं मिल रही थी। फिर मुझे दवाई मिल गई जो मैंने अपने तकिए के नीचे रखी थी, जिसे मैं खुद ही भूल गई। दवाई खाने के बाद मैंने अपने कपड़े तब्दील कर लिए थे और मैं बैठकर सोच रही थी कि लड़कियों की भी क्या ज़िंदगी होती है। यही तो वो आंगन था जहाँ मैं खेल कूद कर बड़ी हुई, और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही थी। ये सोच कर ही मैं उदास हो गई। मुझे अचानक कमरे में किसी की आहट महसूस हुई। मैंने दरवाजे की तरफ नज़र घुमाकर देखा तो वहाँ ज़ीशान खड़ा था, मगर आज वो ज़ीशान नहीं था जिसे मैं जानती थी। उसकी आंखों में जुनून था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती या संभलती, तभी उसने अचानक दौड़कर मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया और फिर उसने मुझे बेड पर धक्का दे दिया। मैं उसे बार बार कह रही थी कि तुम क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी शिकायत मामा पापा से करूँगी। लेकिन उस पर मेरी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके कानों में मेरी आवाज़ नहीं जा रही। मैंने ख़ुद को उससे छुड़वाने की बहुत कोशिश की। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर वो मर्द था। मर्द तो वैसे भी मजबूत होते हैं और औरत हर बार उनके आगे कमज़ोर पड़ जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर मेरे चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। ये हादसा मेरे लिए मर जाने के काबिल था। मेरे होशो हवास ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। फिर इसी तरह चीखते चिल्लाते हुए मैं अचानक से बेहोश हो गई, और जब मैं होश में आई तो ज़ीशान मेरी कमर पर न जाने क्या लिख रहा था। मैं कुछ भी नहीं जान पाई थी। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसने जलते हुए सिगरेट से मेरी कमर पर कुछ लिखा था। मेरी कमर तकलीफ से चूर हो रही थी। मेरी कमर की खाल जल रही थी, शायद खून भी बह रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा जिस्म कोई भी हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे जिस्म के अंदर से जान निकाल ली हो। मैं बिल्कुल बेजान थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ीशान भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैं बुरी तरह से सिसक रही थी, रो रही थी, मगर फिर जल्द ही मैंने अपने आंसू पूंछ लिए और ख़ुद पर काबू कर लिया कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया कि मुझ पर क्या मुसीबत गुजर गई है तो न जाने क्या होगा। मेरी बदनामी अलग हो जाएगी। अब तो मेरी शादी होने में ज़्यादा वक्त नहीं। मेरे वालिदैन अलग परेशान हो जाएंगे। मैंने ख़ुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था, और बिस्तर पर जब लेटी तो मेरी कमर में बहुत दर्द था। तभी बाहर सब लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। ज़ीशान मेरे कमरे से जा चुका था। सब लोग घर वापस आ गए थे। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और ख़ुद को नॉर्मल किया। थोड़ी देर बाद अम्मी और बाजी मेरे कमरे में आईं। जब अम्मी ने मेरा चेहरा देखा तो हैरान रह गई, और वो बिना कही ही समझ गईं कि मुझे कोई परेशानी है। उन्हें यही लगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी हालत इसी वजह से ऐसी है। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहा कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। तुम क्यों इतना उदास हो? अगर ऐसा ही है तो हम कल तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। उसकी दवाई से तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू पोंछे और अम्मी से कहा, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने दवाई खा ली है। आपको ऐसे ही मेरी तबीयत ख़राब लग रही है। तभी अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, अगर तुम आने वाले वक्त की वजह से परेशान हो तो फ़िक्र मत करो। ये वक्त हर लड़की के लिए आता है। टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी मुझे तरह तरह की तसल्लियाँ देकर गई थी, मगर मेरा दिमाग तो कहीं और उलझा हुआ था। मैं अपनी शादी को लेकर जितना खुश थी, लेकिन मेरी खुशियाँ तो अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई।
मैं दिल ही दिल में अपनी अम्मी से कहने लगी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल का शिकार हो गई है। अगर आपको अपनी बेटी की तकलीफ़ के बारे में पता चले तो शायद आपका दिल धड़कना भूल जाए कि आपकी बेटी के साथ आपके ही घर में कितना बड़ा जुल्म हो चुका है। तभी अम्मी मुझे सोने का कहकर वहाँ से उठकर चली गई और साथ ही साथ बाजी भी चली गई थी। मैं जानती थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और अकेले में बैठकर रोएंगी, क्योंकि वो किसी के सामने रोती नहीं थी और ना ही किसी के सामने कमज़ोर पड़ती थी, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने किसी को बताया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए मामा बाबा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अगले दिन मुझे हमेशा के लिए यहाँ से रुखसत होकर अपने ससुराल जाना था। कल तक मेरे एहसासात बिल्कुल अलग हो चुके थे। मैं आने वाले वक्त के ख़यालों में खोई हुई थी, मगर अब मुझे बिल्कुल डर महसूस हो रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अब न जाने क्या होगा। अगर ये सब कुछ मेरे शौहर को पता चल गया तो वह शादी की पहली रात ही मुझे घर से निकाल देगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था जैसे मैं कंवारी हूँ। लेकिन अब उसे क्या पता कि मेरी इज़्ज़त तो किसी के हाथों ख़राब हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। शादी का दिन भी आ गया, सब लोग खुश थे। सबकी खुशी भरे चेहरे देखकर मेरी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे। मेरी फैमिली ने देखा कि मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे हैं, तो उन्हें इसका मतलब यही लगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं इस घर के से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे ज़ीशान से बहुत नफ़रत हो रही थी। दिल चाह रहा था उसे जान से मार डालूँ। उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आखिर ऐसा करके उसे क्या मिला? मेरी शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। मैं किसी रस्म से खुश नहीं थी। मैं तो बिल्कुल बेजान हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई रोबोट हूँ और सब लोग मुझे अपने तरीके से चला रहे हों। जो जैसा कहता मैं वैसा वैसा करती जा रही थी। इसी तरह से मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद अपने शौहर के हंसते मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा तो मैंने कई बार अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए और उनको रोकने की पूरी कोशिश की थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि मेरी बीवी के साथ क्या बीत चुकी है तो शायद वो ऐसे हंस नहीं रहा होता, बल्कि मुझे धुतकार कर अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका होता। फिर मेरी जेठानी ने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। धड़कते हुए दिल के साथ मैं आने वाले पल का इंतज़ार कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। फिर जब मेरे शौहर कमरे में आए तो मेरा हाथ पकड़कर मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करने लगे। कभी इधर उधर की छोटी छोटी बातें करने लगा और फिर वो मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछने लगा। वो मुझे अपने बारे में भी बता रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ डर ही बैठा हुआ था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरती चली गई और फिर उसने मुझसे अपना हक लेने के लिए जैसे ही मेरी कमर से कपड़े हटाए तो वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे शौहर ने मेरी कमर पर जो लिखा था ज़ीशान ने सिगरेट से, वो देख लिया। उसने मेरी कमर देखी तो फिर वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगा। मैं उसको रोता हुआ देखकर घबरा गई और जब मैंने पलटकर उसे देखा तो वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। मैंने बहुत कुछ पूछने की कोशिश की, मगर वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। न जाने उसे किस बात का गम था जो उसे रुला रहा था। मेरी कमर पर ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। तभी मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुम सो जाओ और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैं उसके इस उलझन भरे रवैये पर हैरान और परेशान थी। रात भर यही सोचती रही कि अब क्या होगा, मगर मेरे शौहर का रोना मेरी समझ से बाहर था। बहुत पूछने पर सुबह के टाइम मेरे शौहर ने मुझे बताया कि तुम्हारी कमर पर तुम्हारे कज़न ने लिखा है कि इस लड़की को मैंने इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम इसको मत छूना। इसीलिए मेरा शौहर रो रहा था, क्योंकि उसने बहुत अरमानों से शादी की थी। मेरे शौहर ने मुझे ये बात बताई और फिर तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं अपने माँ बाप के घर रोते हुए गई। मैंने ये सारी हकीकत अपने माँ बाप को बताई।
माँ बाप ने ज़ीशान को बुलाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने मेरे वालिद से कहा कि आपने मेरे वालिद का कारोबार अपने कब्ज़े में लेने के लिए उनको मार दिया था, उसका बदला मैंने आपकी बेटी से लिया है। ये बात सुनकर मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चल पड़े और मेरा घर भी उजड़ गया। मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए। सिर्फ पैसे की लालच की वजह से मेरा घर टूट गया। इसीलिए कहते हैं कि पैसा और दुनिया की लालच बहुत बुरी चीज़ है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। कल मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।